देखिएगा। अच्छा एक चीज नोट करना कि मैकेनिकल एडवांटेज या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन एक ही समय पे स्पीड मल्टीप्लायर और फोर्स मल्टीप्लायर काम नहीं कर सकती। देखो नोट करें कहीं पे, अ मशीन कैन a machine cannot be used as FM and SM, force multiplier, speed multiplier, simultaneously. मशीन फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर एक साथ काम नहीं कर सकती है ना, या तो ये या तो वो। फिर लिखो बेटा, अगला टॉपिक लिखो वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो देखो सब लोग, जैसे मान लीजिए कि भैया ये एक सीसॉ है, ठीक है, एक सीसॉ जानते हो, यहाँ पे अब एक बड़ा सा पत्थर रख दिया गया, ठीक है, तो ये हो गया लोड, समझ गए। ये कहलाता है फलक्रम। जिस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है उसे क्या कहते हैं, या जिस पॉइंट के अबाउट वो मूव कर रहा है। यहां से जो है 4-5 लोग मिलके नीचे की तरफ क्या लगा रहे हैं, ताकि इसको बैलेंस किया जा सके, सही है। तो फलक्रम से लोड की डिस्टेंस को लोड आर्म बोलते हैं, और फलक्रम से एफर्ट की डिस्टेंस को एफर्ट आर्म बोलते हैं। फलक्रम से लोड की दूरी लोड आर्म, फलक्रम से एफर्ट की दूरी एफर्ट आर्म। अब कितनी तेजी से ये लोड मूव कर रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लोड, और कितनी तेजी से ये एफर्ट मूव कर रहा है उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ, समझ गए। और वेलोसिटी रेशियो को कहेंगे वेलोसिटी ऑफ एफर्ट और वेलोसिटी ऑफ लोड का रेशियो, एफर्ट और लोड का रेशियो। देखो, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, it is the ratio of velocity of effort to the velocity of load. It is the ratio of velocity of effort to the velocity of load. ये सही है। तो वेलोसिटी का रेशियो देखना बेटा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट आर्म अपॉन टाइम, और वेलोसिटी ऑफ लोड डिस्प्लेसमेंट इन लोड आर्म अपॉन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है तो ये टाइम से टाइम कट जाता है। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट आर्म टू द डिस्टेंस मूव बाय लोड आर्म। ये भी एक रेशियो है टू सिमिलर क्वांटिटीज का, इसलिए इसकी भी कोई भी यूनिट क्यों, क्योंकि दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है। आ रहा समझ में, दो सिमिलर क्वांटिटी, डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस ये भी है, मीटर डिस्टेंस मानेंगे वेलोसिटी, चाहे जिसका मान लो आएगा तो वो यूनिट। समझ गए?
क्लियर हो गया। इसमें भी वही तीन चीजें हैं। अगर वेलोसिटी रेशियो 1 से बड़ा है, मैकेनिकल एडवांटेज फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। वेलोसिटी रेशियो 1 से छोटा है, स्पीड मल्टीप्लायर। वेलोसिटी रेशियो 1 के बराबर है, नाइदर स्पीड मल्टीप्लायर, बस डायरेक्शन चेंज करने का काम है। समझ गए? लिख के आगे बढ़ते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है सब? सिंपल ही है। फिर अगला टर्म लिखूं, वर्क इनपुट। अरे हमको चाहिए, लाए हो? कोई लाया है? हाँ बेटा, हमको एक दिन के लिए चाहिए। हाँ, आपको नहीं चाहिए, मतलब वो बायो वाली मैडम को चाहिए। लाओ, वर्क इनपुट। देखो, वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। एफर्ट ने मशीन पे कितना इनपुट वर्क किया? इनपुट वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। बाई और ऑन में आगे पीछे करोगे तो वही खेला, कट जाएगी नंबर, मतलब ही बदल जाएगा। अरे वर्क डन ऑन द मशीन बाय द ऋषि, देख लिए ऋषि? समझे? ये देखो, इस देखो वर्क इनपुट क्या, वाह वाह, देख नहीं रहा, हंसते हो ऐसे उड़ा रहा है पानी, केवल हंसता रहता है, अभी भी हंस रहा है। नोट्स बनाए, 1 घंटा मेहनत करके बर्बाद, छोड़ दो, सूख जाएगा। ऐसे हमारी तरफ देख रहा, ऐसे बोल रहा पानी उड़ रहा है। अब देखो ना बेटा, वर्क डन, वर्क इनपुट। देखिए, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सब जानते हो ना? तो यहाँ पे वर्क इनपुट, इनपुट वर्क करेगा कौन? एफर्ट। एफर्ट भी तो एक तरीके का फोर्स ही है। तो वर्क इनपुट इज एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। एफर्ट इनटू एफर्ट, नहीं समझ पाए? वही है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो, यूनिट भी वही होगी, जूल, सारे वर्क वही होते हैं। एफर्ट अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, ये फॉर्मूला लिखो। एफर्ट नाम नहीं है ना, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। एफर्ट हाँ, एफ कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मूव बाय ई, ई है, एफ नहीं है। फिर लिखो बेटा वर्क आउटपुट। हमने मशीन पे काम कर दिया, अब मशीन किस पे काम करेगी? लोड पे। वर्क आउटपुट, हमने मशीन पे काम कर दिया, अब मशीन लोड पे काम करेगी, तो क्या लिखोगे इंग्लिश में? वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड। वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड इज वर्क आउटपुट। लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय,
ऑन द लोड। समझ गए? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? इसको अभी टर्म्स ही चल रहे हैं। अगला टर्म लिखिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी को ब्रैकेट में लिखना, ईटा से डिनोट करते हैं। ये ईटा पत्थर नहीं, ईटा है। कौन बताया? 11th? तुम कब गए 11th? देखो, वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट का रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ work done by the machine on the load. It is the ratio of work done, अरे दोनों की डेफिनेशन का रेशियो लिख दो। It is the ratio of work done by the machine on the load to the work done on the machine by the effort. On the machine by the effort, ये on और by का अगर आगे पीछे हुआ तो सारी डेफिनेशन बेकार। वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। समझ गए? आए? सबको समझ आया? ये फॉर्मूला है। क्या इसकी कोई यूनिट होगी? इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये भी रेशियो है दो सिमिलर क्वांटिटीज का। भाई कैसे होगी? सोचो ना। ये भी जूल कट गया, वो भी अर्ग कट गया। नोटिस भैया समझ आ रहा है? परसों कोचिंग आए थे क्या? बिल्कुल नहीं आए थे ना? चलो ठीक है। हाँ, समझ गया? एफिशिएंसी, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। वो अभी इसके बारे में आगे बताएंगे क्यों नहीं हो सकती। फिलहाल तो आप लोग देखो, प्रिंसिपल ऑफ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन। हाँ, अगला टॉपिक। सब टेक्निकल टर्म्स हो गए। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मशीन। ठीक है? अच्छा, प्रिंसिपल आइडियल चीजों के लिए ही काम करता है ना? तो हम आइडियल चीज के लिए पढ़ेंगे। सब देखो बेटा, फॉर एन आइडियल मशीन, एक आइडियल मशीन के लिए वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट is equal to work done by the machine on the load. That is work output, work input is equal to work output. जितना इनपुट दो उतना ही आउटपुट मिले, मतलब एनर्जी का कोई भी प्रैक्टिकल लॉस ना हो। Assuming no loss of energy in any form। ठीक है? तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मशीन, ये इतना लिख लीजिए। ठीक है? फिर देखो बेटा, ये क्लियर हो गया।
अच्छा, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, मतलब वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट प्रैक्टिकली बराबर नहीं होगा। देयर मस्ट बी सम एनर्जी जो लॉस हो रही होगी इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ मशीन्स। मशीन दो प्रकार की होती है, एक होती है आइडियल मशीन जो कि होती ही नहीं है, और जो होती है वो कौन सी होती है? एक्चुअल मशीन। सही है। आइडियल मशीन्स मतलब वो मशीन होगी जिसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 100%। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इनपुट जितना दोगे उतना ही वर्क क्या होगा, मतलब नो एनर्जी लॉस्ट, है ना। नो एनर्जी whatsoever is lost in any kind of any kind। एक्चुअल मशीन क्या होती है? इसकी एफिशिएंसी हमेशा 100% से क्या होगी? 1 से कम ही होगी एफिशिएंसी। मतलब वर्क इनपुट जो होगा वो हमेशा वर्क आउटपुट से क्या होगा? बड़ा। आउटपुट वर्क हमेशा कम ही आएगा। इसका मतलब एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट इन overcoming the force of friction, force of friction। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं। रिस्टोरिंग फोर्सेस होते हैं, बॉडी का मास होता है, स्ट्रिंग्स होती है उनका मास होता है, पूरी तरीके से इलास्टिक नहीं होती, वो सब अभी लिखवा दें, ठीक है। मूविंग पार्ट्स, weight of moving parts, weight of moving parts। वजन होगा तो वजन की वजह से एनर्जी का लॉस होगा, है ना। बात समझ आ रही है? दो प्रकार की मशीन हो गई, आइडियल मशीन, एक्चुअल मशीन, ठीक है। Energy is lost in overcoming the force of friction or weight of moving parts। आज हाँ, आज एसी काम नहीं कर रहा है, बाहरी ठंडक नहीं है, मतलब बाहरी गर्मी नहीं कर रहा। एसी तो वैसे ही चल रहा है बकवास। रात में ना, हाँ एकदम आंधी तूफान आ गया था, बारिश हल्की की हुई थी। गाँव साइड तो ज़्यादा पता चलता होगा। पड़ गया अचानक से, इतना गर्मी पड़ रहा था तो वो नहीं था। समझ आ गया? अच्छा, ये एनर्जी कम क्यों हुई? वर्क इनपुट ज्यादा है, इनपुट ज्यादा दिया गया, आउटपुट कम क्यों है? मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है ना। तो एनर्जी के लॉस के कारण क्या है? देखो, रीजंस फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी इन एक्चुअल मशीन। देखिए आपकी किताब में 3 पॉइंट्स लिखे होंगे। मूविंग पार्ट्स आर नाइदर वेटलेस नॉर स्मूथ, मतलब मूविंग पार्ट्स में वेट तो होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट लिखा होगा, मतलब ये 3 पॉइंट्स मिला। लिखो एक एक करके। रीजंस फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी इन मशीन्स। रीजंस फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी इन मशीन। क्यों नुकसान हो रहा है भाई? पहला रीजन क्या दोगे? देखो क्या लिखा है पहला पार्ट में,
The moving parts in it are neither weightless nor smooth. The moving parts in it मतलब यहाँ कौन? मशीन. The moving parts in machine are neither weightless. भाई ऑब्वियस सी बात है, वजन तो होगा ही, तो कुछ तो ग्रेविटेशनल एनर्जी में घुस जाएगा. नॉर स्मूथ, फ्रिक्शनलेस भी नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा ही होगा. समझ गए? दूसरा सेकेंड पॉइंट, द स्ट्रिंग इन इट is not perfectly elastic. The string in it is not perfectly elastic. The string in it is not perfectly elastic. से लिखते हैं ना कि नॉट एक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल. तो इलास्टिक का मतलब ये नहीं होता कि कौन कितना खींच रहा है. इलास्टिसिटी का मतलब होता है कौन खींचने से बच रहा है. इलास्टिसिटी का असली मतलब उल्टा ही होता है, मतलब बिल्कुल जैसी होती है. हाँ, जैसा है अगर वैसा ही बना है मतलब वो चीज इलास्टिक है. अब सोचो रबर और स्टील में कौन ज्यादा इलास्टिक है? स्टील. रबर नहीं. लोग क्या सोचेंगे, रबर ज्यादा इलास्टिक है, लेकिन जो अपनी क्या कहते हैं स्टेट को जो बनाए रहे, बाहरी फोर्सेस को जो अपोज कर रहे, वो ज्यादा इलास्टिक है. सुन रहे? तीसरा पॉइंट लिखो, द डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड. द डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड. गाड़ी, साइकिल, घोड़ा, स्कूटी कुछ भी चलाओ, एक समय बाद खड़खड़ आवाज आने ही लगती है ना? The different parts in it are not perfectly rigid. थोड़ा बहुत तो भैया वो हिलेंगे डुलेंगे, है ना? कचड़ की आवाज आएगी. आ गया समझ में? पक्का? जितना पढ़ाया अभी तक क्लियर है? बस एक लास्ट टॉपिक और कर लो फिर कटो. कितना टाइम हो रहा है? 10:05. 10:07. अच्छा चलो फिलहाल एक लास्ट टॉपिक और करो. रिलेशन बिटवीन बेटा ईटा MA VR, ईटा MA और VR में संबंध बताना है. आइडियल मशीन के लिए बताना है भैया, या नहीं? आइडियल के लिए बताओगे? आइडियल के तो ईटा बंद हो जाना है किसी भी मशीन के लिए. रिलेशन बिटवीन ईटा MA और VR की बात कर रहे हैं. बोर्ड पे देखिए, पेपर में कैसे करोगे प्रॉपर तरीका बताते. देखो, जब भी कोई रिलेशन पेपर में आएगा, आप लोग उस रिलेशन के अंदर यूज होने वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको डिफाइन करोगे. पहले डिफाइन का मतलब डेफिनेशन नहीं लिखोगे, बस इतना लिख दोगे कि वो क्या है. नहीं समझे? मतलब अगर फिजिक्स में 100 में 100 चाहिए और एक नंबर अगर टीचर को काटना होगा तो यहाँ काट सकता है, उसका हक है. भाई 100 मिल रहे हैं तो तुमको 99 पे देगा. तुमको अगर 35-36 मिल रहा है तो तुमको नंबर नहीं काटेगा फिर वहां पर, उतना फिर वो दयावान हो जाना है. लेकिन अगर पूरे नंबर पार हो तो एक नंबर को चेक करेगा कहाँ काटा जा सकता है. समझ रहे मेरी बात? इसलिए 100 के लिए ट्राई करना है तो एक एक चीज का ध्यान दीजिए भैया सब लोग. फिलहाल हम क्या कह रहे हैं, पेपर में आप क्या लिखोगे? लेट अस कंसीडर अ मशीन विच ओवरकम्स अ लोड L. एक मशीन अज्यूम करो जो कौन सा लोड ओवरकम कर रही है? बाय अप्लाइंग एफर्ट E. हेंस डूइंग अ वर्क. पहले तो वर्क इनपुट क्या होगा? वर्क इनपुट का फॉर्मूला, वर्क लिख देना प्रॉपर. वर्क डन, बोलो इनपुट कौन है? वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट. ये पूरा लिख देना. फिर उसका फॉर्मूला लिख देना, दिस लोड नहीं, एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट. पहले ये लिखना कि वर्क इनपुट है क्या. फिर क्या लिखोगे?
वर्क आउटपुट, वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय लोड। सही है। अब फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। सही कह रहे हैं। तो एफिशिएंसी वर्क आउटपुट की जगह क्या लिखोगे, लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय लोड। हम सुन रहे हो ना। और वर्क इनपुट की जगह एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय, ये इधर आके मल्टीप्लाई करा दो, एफिशिएंसी इनटू ई इनटू बीई इक्वल टू एल इनटू बीएल। अब अपने अनुसार हम अरेंज करेंगे, ईटा इनटू बीई यही रहने दो, डीएल नीचे ले और डिस्टेंस मूव बाय लोड, लोड यही रहने दो और एफर्ट को कहां ले आओगे नीचे। व्हाट इज डिस्टेंस मूव बाय, इधर देखो बेटा, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट आर्म टू द डिस्टेंस मूव बाय लोड आर्म, वेलोसिटी रेशियो। व्हाट इज लोड अपॉन एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज टू एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय। बोलो बात समझ आई। इसी में एक बात और समझ लो, अगर यहीं तक क्वेश्चन आता है तो बात खत्म हो गई। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इसी को आइडियल और एक्चुअल मशीन के लिए बताइए, एक बार आइडियल मशीन के लिए, एक बार एक्चुअल मशीन के लिए। अच्छा, आइडियल मशीन के लिए ऋषि ईटा 1 है, एक्चुअल मशीन के लिए ईटा 1 से 100% नहीं होगा ना। अरे बेटा क्या नाम है, तुम ही पूछ रहे सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है वहां से। एफिशिएंसी इधर देखो, अगर 1 है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, Ma अपॉन, देख रहे हो ना, इज इक्वल टू 1 का मतलब Ma किसके बराबर हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो फॉर एन एक्चुअल मशीन। और ईटा की जगह अगर यहाँ पे Ma अपॉन Vr लिख देते हो तो लेस देन 1 मतलब Ma इज लेस देन Vr फॉर एक्चुअल मशीन। लेकिन अब आप लोगों को एक बात दिमाग में आई कि Ma छोटा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि Vr बड़ा हो गया। Vr इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मशीन डिजाइन, Vr हमेशा क्या रहेगा, सेम। अगर किसी मशीन फॉर अ पर्टिकुलर डिजाइन का वेलोसिटी रेशियो 10 है तो मैकेनिकल एडवांटेज कम हो सकता है, वेलोसिटी रेशियो बढ़ा नहीं है। बात समझ आ रही है। तो मतलब क्या है